इंसिडेंट वाली जगह से इचिका जीरो को अपने साथ लेकर जा रही होती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें जीरो दिखाई देता है जो किसी अनजान जगह पर होता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन उसे इतना याद रहता है कि उसकी मुलाकात एक अजीब सी बिल्ली से हुई थी और उसके बाद कोई पागल सा मॉन्स्टर आकर उन पर हमला करने लगा था। जीरो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो राघव वहाँ रोता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर जीरो पूरी तरह हैरान हो जाता है। भाई ये हवा में कैसे उड़ रहा है? इस पर राघव जवाब देता है, अरे मेरी छोड़, पहले खुद को देख, तेरी छाती में तो सीधा छेद हो रखा है। जीरो अपनी छाती की तरफ देखता है और सच में वहाँ बड़ा सा छेद होता है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि अभी अभी जो कुछ हुआ वो शायद कोई डरावना सपना या फिर नाइटमेयर था, लेकिन जैसे ही वो अपनी छाती देखता है उसके मन में सवाल आता है, अगर ये सपना था तो फिर ये सब सच कैसे है? तभी उसे पता चलता है कि उसके पास इचिका भी मौजूद है। वो कहती है, अच्छा तो आखिरकार तुम जाग गए, तुम पूरे 1.5 दिन से यहीं बेहोश पड़े हुए थे। इसके बाद इचिका अपने चीफ को फोन करके बता देती है कि जीरो को होश आ चुका है, लेकिन जीरो अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज होता है। मैं कहाँ हूँ और ये लड़की आखिर है कौन? वैसे यार एक बात बताओ, इस लड़की का बैक पार्ट ही बार बार क्यों दिखाया जा रहा है? पिछला एपिसोड उठा लो या फिर इस एपिसोड की शुरुआत देख लो, इतनी भी फैन सर्विस नहीं देनी चाहिए भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव अचानक अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर जीरो के सिर पर बैठ जाता है और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि शायद इचिका भी उसे देख पा रही होती है। दूसरी तरफ हमें शिवा दिखाई देता है। इचिका उसका फोन काट चुकी होती है और शिवा जीरो के कमरे के बाहर खड़ा होता है। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं क्योंकि जीरो और राघव आपस में लड़ रहे होते हैं, जबकि इचिका दोनों को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि ये जगह कोई आम अस्पताल नहीं बल्कि कुकुकोशी हॉस्पिटल है। शिवा कमरे के अंदर आता है और सबसे पहले जीरो को शांत रहने के लिए कहता है, चलो सबसे पहले ये अच्छी बात है कि तुम सही सलामत हो। इसके बाद वो राघव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। ये देखकर शिवा समझ जाता है कि चलो सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितनी मैंने सोची थी। फिर शिवा अपना परिचय देता है और बाकी सबका भी इंट्रोडक्शन करवाता है। इसी दौरान वो इचिका से भी मिलवाता है और बताता है कि ये दोनों ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज से हैं। अब जीरो सीधे मुद्दे पर आता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इस पर शिवा कहता है, ठीक है शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? क्या तुम ओनिवा बान के बारे में जानते हो? जीरो जवाब देता है, थोड़ा बहुत सुना है, शायद वो लोग अंडरकवर एजेंट हुआ करते थे जो एडो के लिए काम करते थे। शिवा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें इतना पता है, ये अच्छी बात है। इसके बाद वो समझाता है कि नई गवर्नमेंट बनने के बाद वही संगठन एक एलीट अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंसी में बदल गया, जिसे आज ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के नाम से जाना जाता है। उनका काम अंडरकवर इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर मोनोनोके को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है। शिवा आगे बताता है कि वैसे देखा जाए तो ज्यादातर मोनोनोके कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं करते, लेकिन हाल ही में हमारी भिड़ंत कुछ ऐसे मोनोनोके से हुई है जो इंसानों की तरह सोचते और व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर हमारा काम वीआईपी लोगों की सुरक्षा करना, खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस की जांच करना और मोनोनोके से जुड़े हर खतरे को खत्म करना है। खासकर मेरा डिपार्टमेंट तो सिर्फ मोनोनोके से निपटने के लिए ही बनाया गया है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले हमारी एक फैसिलिटी पर मोनोनोके के एक ग्रुप ने हमला कर दिया और जिस जगह उन्होंने अटैक किया था वहाँ एक खास चीज कैद थी, राघव, यानी वही राघव जो अब जीरो के अंदर मौजूद है। ये सुनते ही जीरो को राघव की वो बात याद आ जाती है जब उसने अपनी लंबी जर्नी का जिक्र किया था। अब जीरो समझ जाता है कि राघव इतने लंबे समय तक सो नहीं रहा था बल्कि सालों से उस फैसिलिटी में कैद था। इसके बाद शिवा कहता है, चलो मैंने अपनी तरफ से लगभग सब कुछ बता दिया, अब मेरी बारी है तुमसे कुछ सवाल पूछने की। आखिर तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? वैसे हमें तो पूरी कहानी पता है क्योंकि हमने पहला एपिसोड देखा है, लेकिन शिवा और इचिका को कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए जीरो शुरू से लेकर आखिर तक सारी घटना उन्हें बता देता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद सबसे ज्यादा गुस्सा इचिका को आता है। तुम आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो? जिस चीज के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था उसमें बिना सोचे समझे घुस गए, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। वहीं दूसरी तरफ शिवा काफी शांत रहता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि जो हो चुका है उसे अब बदला नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात, अब राघव पूरी तरह जीरो के साथ फ्यूज हो चुका है। शिवा कहता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है तुम दोनों अब हमेशा के लिए एक हो चुके हो। सच कहूँ तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस फ्यूजन को अभी अलग किया जा सके। हाँ, अगर भविष्य में कोई तरीका मिल जाए तो वो अलग बात है। इसके बाद शिवा फैसला सुनाता है, आज से तुम्हें और राघव को हमारी तरफ से प्रोटेक्शन दी जाएगी और इस फैसले में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे भी पुलिस ने तुम्हें आधिकारिक तौर पर मिसिंग पर्सन घोषित कर दिया है, इसलिए तुम्हारे रहने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं। इतना समझाने के बाद शिवा वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि पूरा कुकुकोशी हॉस्पिटल ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के कंट्रोल में है। यही वजह है कि चारों तरफ कड़ी सुरक्षा मौजूद है, खासकर जीरो के कमरे के बाहर। उधर जीरो अकेला बैठा यही सोच रहा होता है कि उसकी जिंदगी आखिर कितनी बदल चुकी है। अब दुनिया की नजरों में वो एक मिसिंग पर्सन है और पता नहीं उसे पूरी जिंदगी इसी दुनिया में फंस कर रहना पड़ेगा या नहीं। तभी राघव कहता है, मैंने पहले ही तुझे मना किया था, लेकिन तू फिर भी मेरे पीछे चला आया। अब देख क्या से क्या हो गया। अब जो रायता फैल चुका है उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। भले ही शिवा कह रहा है कि वो लोग तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचो, यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सालों तक कैद करके रखा था। तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुम्हें किसी छोटे बच्चे की तरह संभाल कर रखेंगे? और अब जब तुम एक मोनोनोके के साथ फ्यूज हो चुके हो तो सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हें सिर्फ खुद पर ही करना होगा, क्योंकि कोई तुम्हें अपना दुश्मन समझेगा और कोई तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेगा। राघव की बातें सुनकर जीरो का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है, अगर सब लोग अपना अपना काम करने वाले
हैं तो मैं भी वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। चल राघो, यहाँ से निकलते हैं। इस पर राघो हैरानी से पूछता है, लेकिन जाएंगे कहाँ? जीरो जवाब देता है, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, बस कुछ लोगों की बैंड बजानी है, अब जो होगा देखा जाएगा। राघो हंसते हुए कहता है, चल भाई जो करना है कर, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटना, बाद में तेरी जान बचाने मत बुला लेना। जीरो भी मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत कर, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। उधर कमरे के बाहर गार्ड पहले से तैनात होते हैं और पूरी तरह सतर्क भी। तभी अंदर से आवाज आती है, तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, जीरो बाहर मौजूद सारे कौवों से उन गार्ड्स पर हमला करवा देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। तभी पता चलता है कि ये सारे कौवे अब जीरो के दोस्त बन चुके हैं और सबसे मजेदार बात ये कि उन्हें मनाने में जीरो को जरा भी वक्त नहीं लगा। वो कौवे भी बड़े मजे से कहते हैं, यार आज तो बड़ा मजा आ गया, इतने सालों में इतना मजा कभी नहीं आया था। इसके बाद जीरो शिवा जो स्नैक्स लेकर आया था वो सारे कौवों को खिला देता है। स्नैक्स मिलते ही सारे कौवे खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाते हैं। इसके बाद राघव पूछता है, अब आगे का प्लान क्या है? लेकिन जीरो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास अभी एक काम बाकी है। अगले ही पल वो सीधे अपने घर के सामने पहुँच जाता है। राघव उसे समझाते हुए कहता है, लेकिन तू अपने घर वालों को बताएगा क्या? अगर तू सब सच भी बता देगा तो क्या वो तेरी बात पर भरोसा करेंगे? इस पर जीरो मुस्कुराकर कहता है, अरे तू किसकी बात कर रहा है? वो मेरे ग्रैंडपा हैं, ऑफ कोर्स वो मेरी बात पर भरोसा करेंगे। हाँ, लेकिन तेरे बारे में बताने से पहले मुझे थोड़ा संभल कर काम करना होगा, इसलिए जब तक मैं न कहूँ सामने मत आना। ये सुनते ही राघव गायब हो जाता है, लेकिन जीरो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके ग्रैंडपा पीछे से आ जाते हैं। वो पूछते हैं, अरे मुझे बिना बताए कहाँ चला गया था तू? जीरो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कैसे बताऊँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो गई हैं, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए ही वापस आया हूँ। लेकिन उसके ग्रैंडपा बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगते हैं, फिर कहते हैं, कुछ मत बोल, बस मेरे पीछे आ। जीरो चलते चलते पूछता है, हमें कितना दूर जाना है? सच कहूँ तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जाने से पहले आपको सब कुछ समझाना है। कुछ देर बाद दोनों एक रनिंग ट्रैक के पास पहुँचते हैं। जीरो हैरानी से पूछता है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? इस पर उसके ग्रैंडपा जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे बीच कोई दखल देने नहीं आएगा। और इतना कहते ही धड़ाम, ग्रैंडपा जीरो के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देते हैं। जीरो पूरी तरह चौंक जाता है। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं, तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने क्या कर दिया है? जीरो तुरंत सिर झुकाकर कहता है, अगर घर छोड़कर जाने की बात है तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन ग्रैंडपा गुस्से में जवाब देते हैं, मैं उस बात की नहीं कर रहा, शिवा मुझे सब कुछ बता चुका है। उसने बताया कि कैसे तुम एक मोनोनोके के साथ फ्यूज हो चुके हो और अब ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज की नजर तुम पर है। ये सुनते ही जीरो पूरी तरह हैरान रह जाता है। जिस सच को वो अपने ग्रैंडपा को बताने आया था उन्हें वो बात पहले से ही पता होती है। तभी उसके ग्रैंडपा एक और बड़ा खुलासा करते हैं, मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं भी कभी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज का एक पूर्व सदस्य रह चुका हूँ। ये सुनकर जीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर राघव भी सामने आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पहले से शक था, ये बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन ग्रैंडपा की नजर जैसे ही राघव पर पड़ती है उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो कहते हैं, तूने मेरे पोते के खून और उसके शरीर को अपना बना लिया। इसके बाद वो गहरी सांस लेकर कहते हैं, जो हो चुका है उसे अब मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन अब मेरे पोते की फैलाई हुई इस खिचड़ी को समेटना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। ग्रैंडपा आगे कहते हैं, मैं किसी भी कीमत पर ना तो ब्यूरो को और ना ही मोनोनोके को अपने ग्रैंडसन का इस्तेमाल करने दूंगा। इसलिए सबसे सही रास्ता यही है कि मैं राघव और तुम्हें दोनों को यहीं खत्म कर दूं और उसके बाद मैं खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। ये सुनते ही जीरो घबरा जाता है, लेकिन ग्रैंडपा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन इस बार ग्रैंडपा रुकने वालों में से नहीं थे। वो बिना एक पल गंवाए जीरो पर हमला कर देते हैं। उधर राघव ये सब देखकर भी हैरान था। वो कहता है, भाई ये बूढ़ा तो सच में बहुत ताकतवर है, इसके पास तो कमाल की स्किल्स हैं। इस पर जीरो जवाब देता है, अरे मुझे क्यों बता रहा है, ये मेरे ग्रैंडपा हैं, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? लेकिन मैंने इन्हें आज तक इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। जीरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके ग्रैंडपा उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान ग्रैंडपा बताते हैं कि उनके पूरे परिवार ने पीढ़ियों से इस कला में महारत हासिल की है। उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए जीरो को भी बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन आज उन्हें उसी पोते को अपने हाथों से खत्म करना पड़ रहा है और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। वो मन ही मन कहते हैं, कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि तुम्हें और ज्यादा तकलीफ ना सहनी पड़े। इतना कहकर ग्रैंडपा एक आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भाई मेरे दादा भी कुछ ऐसे ही थे, उन्हें भी लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो भी कहते थे, आज तो तू गया। खैर वापस कहानी पर आते हैं। ग्रैंडपा जैसे ही फाइनल पंच मारने वाले होते हैं तभी राघव बीच में आकर जीरो को बचा लेता है। इसके बाद राघव जीरो से कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा मजाक नहीं कर रहे, वो सच में तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बचना है तो तुम्हें भी सीरियस होना पड़ेगा। फिर वो कहता है, चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेकिन जीरो तुरंत उसे रोक देता है, मेरे रास्ते से हट जाओ और मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब तक मैं ना बुलाऊं सामने मत आना। ये सुनकर राघव पीछे हट जाता है और कहता है, ठीक है अगर तुम्हें यही करना है तो जो मन करे वो करो। इसके बाद हमें ग्रैंडपा का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। पता चलता है कि जीरो की डॉग नाची पहले ग्रैंडपा से भी बात कर लिया करती थी, यानी ग्रैंडपा के पास भी जानवरों से बात करने की वही खास क्षमता थी। एक दिन नाची घबराई हुई उनके पास आती है और कहती है, आप यहाँ आराम से कैसे बैठे हैं, जीरो मुसीबत में है। उधर हमें दिखाया जाता है कि जीरो एक बिल्ली को पेड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। उसी वक्त ग्रैंडपा दौड़कर उसे बचा लेते हैं। बचाने के बाद वो डांटते हुए कहते हैं, जिस पेड़ से उतर नहीं सकते उस पर चढ़ते ही क्यों हो, किसी दिन खुद को मरवा लोगे। इस पर जीरो मासूमियत से जवाब देता है, लेकिन वो बिल्ली रो रही थी, मैं सिर्फ उसे बचाना
चाहता था। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर कहते हैं, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सच में उनकी मदद कर सको। बिना पूरी जानकारी के किसी भी खतरे में कूद पड़ना सिर्फ बेवकूफी है। और अब तुम बड़े हो रहे हो, इसलिए आसपास के लोगों से मदद लेना भी सीखो। आस्क फॉर हेल्प। जो भी तुम्हारे आसपास हो, जरूरत पड़ने पर उससे मदद मांगो। इस पर जीरो पूछता है, लेकिन अगर आसपास कोई भी ना हो तब क्या करूं? ग्रैंडपा मुस्कुराकर कहते हैं, तो फिर हार मान लेना। जीरो तुरंत जवाब देता है, अरे ऐसे कैसे? तब ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर खुद को मजबूत बनाओ, सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी। जिस दिन तुम सच में मजबूत बन गए, उस दिन कोई भी पेड़ ऐसा नहीं होगा जिससे तुम उतर ना सको। लेकिन तब तक अपनी हद से ज्यादा मत करना। उसी दिन से जीरो अपने ग्रैंडपा की ट्रेनिंग में पूरी मेहनत से अभ्यास करना शुरू कर देता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ग्रैंडपा जीरो से कहते हैं, अब ये कोई ट्रेनिंग नहीं रही, ये अब खून और मौत का रास्ता बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें आखिर तक लेकर जाएगा। और अब तुम भी उसी दुनिया में कदम रख चुके हो। आगे चलकर तुम अपने साथियों को मारोगे, मोनोनोके को मारोगे, और आखिर में अपनी अंदर की इच्छाओं को भी मार दोगे। जिसका खून तुम्हारे हाथों से बहेगा, उसका निशान हमेशा के लिए तुम्हारी आत्मा पर रह जाएगा। ये पूरी दुनिया अंधेरों से भरी हुई है। ग्रैंडपा आगे कहते हैं, मैंने पूरी जिंदगी इसी अंधेरी दुनिया में लड़ाई लड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें उस नरक में कभी कदम न रखना पड़े जहाँ से मैं खुद होकर आया हूँ। इसके बाद हमें कुछ झलकियाँ दिखाई जाती हैं, जिनमें पता चलता है कि जीरो के ग्रैंडपा कभी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के सदस्य रह चुके थे। उनके साथ उनकी डॉग नाची भी दिखाई देती है। ये सब सुनने के बाद जीरो धीरे से कहता है, सॉरी, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए कहता है, फिर भी मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और इस पूरे फैले हुए मैस को भी मैं खुद ही ठीक करूंगा। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा। ये सुनते ही ग्रैंडपा फिर से गुस्से में आ जाते हैं और जीरो पर एक जबरदस्त पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर राघव घबराकर चिल्लाता है, जीरो, लेकिन जीरो तुरंत उसे रोक देता है। शांत रहो, इतना कहकर वो खुद अपना सिर ग्रैंडपा के पंच के सामने कर देता है। अगले ही पल ग्रैंडपा का जोरदार मुक्का सीधा जीरो के सिर पर लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इतना भयानक वार सहने के बाद भी जीरो अपने पैरों पर खड़ा रहता है। ये देखकर राघव पूरी तरह दंग रह जाता है। उधर ग्रैंडपा भी कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं। फिर वो गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई तमाशा है जहाँ तुम्हें अपनी ताकत दिखानी है? क्योंकि मेरी नजर में अभी भी मेरे सामने सिर्फ आधा इंसान खड़ा है। इस पर जीरो मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मैं अभी भी आपको समझा नहीं पाया। आपने ही तो कहा था कि मैं आधा इंसान हूँ, और आपने ये भी सिखाया था कि जरूरत पड़ने पर आसपास वालों से मदद लेनी चाहिए। तो देखिए, मेरे बगल में ये छोटा सा साथी खड़ा है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। यानी मैं अब आधा नहीं, पूरा हो चुका हूँ। जीरो की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं। सबके चेहरे पर एक ही सवाल होता है, ये आखिर बोल क्या रहा है? उधर जीरो और राघव भी एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाने लगते हैं। लेकिन ग्रैंडपा वो सिर्फ अपने पोते के बचपन की यादों में खो जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि जीरो के लिए इंसान, जानवर या मोनोनोके, इनमें कोई फर्क नहीं है। उसकी नजर में सब बराबर हैं। वो हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, और सबसे बड़ी बात, वो बचपन से ही उतना ही जिद्दी है। उन्हें समझ आ जाता है कि चाहे वो उसे कितनी भी बार समझाएं या फिर कितनी भी बार मारें, जीरो कभी नहीं बदलेगा। आखिरकार ग्रैंडपा हार मान लेते हैं। वो पीछे हट जाते हैं और जीरो से कहते हैं, ठीक है, अब जो तुम्हें सही लगे वही करो। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव और जीरो साथ में नहा रहे होते हैं। जीरो बड़े आराम से नहाने का मजा ले रहा होता है। वो राघव से कहता है, सॉरी, मैं तुझे भी इन सब झंझटों में घसीट लाया। इस पर राघव जवाब देता है, अरे कैसी बातें कर रहा है, ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी की एक लिमिट होती है, इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन में बिना सोचे समझे मत कूद जाना जो तुम्हारी मौत की वजह बन जाए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, भाई मर मत जाना, वरना तुझे बचाने की जो वजह है वो ही बेकार हो जाएगी। और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी थोड़ी बहुत पावर्स भी तुम्हें दे सकता हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आए। जीरो मुस्कुराकर कहता है, चलो, अब जो भी हमारे सामने आएगा उसका सामना हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। इसके बाद हमें पता चलता है कि बाहर ग्रैंडपा शिवा से बात कर रहे होते हैं। शिवा कहता है, मैं एक गाड़ी भेज रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सच कहूँ, जब मुझे पता चला कि जीरो हॉस्पिटल से भागकर सीधे घर आया है तो मुझे थोड़ी राहत मिली थी। इसके बाद शिवा बताता है कि अब जीरो को उनकी संस्था का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, यानी उसे ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज का सदस्य बनना होगा। शिवा आगे कहता है, जिस इंसान की हमें तलाश थी, जीरो बिल्कुल वैसा ही है। इतना कहकर वो सारी तैयारियां करने के लिए वहाँ से चला जाता है और फोन भी काट देता है। उधर अंदर से जीरो की आवाज आती है, ओए बुढ़े, साबुन खत्म हो गया, एक नया साबुन देना। इस पर ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे शांत हो जा, सुन लिया मैंने, अभी लाया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था दादा और पोते का एक शानदार एपिसोड। उम्मीद है आपको भी ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।